1940 का वो दशक। दुनिया के प्रमुख देश दो भागों में बंटकर बारूद के ढेर पर खड़े थे। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र को मिलाकर विश्व के लगभग 70 देशों की जल, थल और वायु सेनाएं इस युद्ध में सम्मिलित हुई थीं। महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षमता को पूरी तरह से झोंक दिया था। और तब भारत द्वितीय विश्व युद्ध में श्रीहीन, शक्तिहीन हुए ब्रिटिश शासन तंत्र की बेड़ियां तोड़ने की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रहा था। अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत से जाना तय है, लेकिन नियति का कुछ और ही विचार था। शायद अंग्रेज षड्यंत्र रच रहे थे। उन्हें भारत का सुखी संपन्न होना कतई स्वीकार नहीं था। इसलिए जाते जाते षड्यंत्रकारियों और भीतरघातियों ने राष्ट्र को विभाजन की आग में झोंक दिया। संप्रदाय के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था। शीर्ष पर बैठे लोगों ने यहाँ के समाज की कोई चिंता नहीं की। निरीह जनमानस को सौंप दिया आतताई और हत्यारे समाज के हाथ। मुसलमान बहुल कई प्रांत पाकिस्तान को दे दिए जा रहे थे, लेकिन उन स्थानों पर रहने वाले हिंदुओं का क्या होगा, इस बात की भरपूर उपेक्षा की गई। इन्हीं में से एक प्रांत था बंगाल और दूसरा था पंजाब। भारत के पुरातन जनपदों में से एक का गौरव नष्ट हो जाएगा। क्या सगर के 60,000 पुत्रों की तपस्या का फल क्षय हो चुका है? क्या सचमुच बंगाल समाप्त हो जाएगा? पाल वंश के वे शैक्षणिक प्रयाण, बैरकपुर छावनी और मंगल पांडे की अमर कीर्ति, स्वर्णरेखा, दामोदर, महानंदा, हुबली, पद्मा, शस्य श्यामलाम, सुजलाम, सुफलाम, विवेकानंद की दिग्विजय, जगदीश चंद्र बसु की वैज्ञानिक विरासत, रविंद्रनाथ का शांति निकेतन, बंकिम चंद्र और वंदे मातरम का उद्घोष, महर्षि अरविंद की जनज्वार साधना, रावी, तवी, सतलज, झेलम, चिनाव का अस्तित्व मिट तो नहीं जाएगा। गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह और बंदा बैरागी तक की अमर गाथाएं खत्म हो जाएंगी। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, इस शौर्य का क्या होगा? क्या सचमुच सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी समय है। हमें पाकिस्तान का विभाजन करना होगा। वैभव और विरासत को बचाने के लिए पुरुषार्थ को जगाना होगा। इसके लिए सामाजिक स्तर से लेकर राजनीतिक स्तर तक अभियान ही क्यों न छेड़ना पड़े। यही बात निकली थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुंह से। फिर श्यामा प्रसाद लग गए थे जन जागरण में। और बंगाल बच गया, पंजाब बच गया और पाकिस्तान बच गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल, पंजाब और कश्मीर को बचा लिया। बंगाल, पंजाब और कश्मीर के अधिकांश भागों को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में भारत को सफलता मिली। उसका श्रेय डॉक्टर मुखर्जी को जाता है। सदन में नेहरू और डॉक्टर मुखर्जी के बीच हुई नोकझोंक में साफ हो जाता है कि कौन किस रूप में भारत और पाकिस्तान को देख रहा था।
विभाजन पर जिम्मेदारी लेने और बचने की चाल चल रहे थे नेता। एक बार उन्होंने कहा था कि आप भी तो देश के विभाजन में सहमति दिए थे। तो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं सहमति नहीं दिया था, मैं पहले उसके पूरा खिलाफ था, पर बाद में जब आप लोगों ने सहमति दे दिए तो मैं दावा किया कि आपको भारत विभाजन करना है तो बंगाल को भी विभाजन करना पड़ेगा, और बंगाल के जो हिंदू प्रधान इलाके हैं उसको भारत से संयुक्त करना पड़ेगा। मतलब यू डिवाइडेड इंडिया, आई डिवाइडेड पाकिस्तान। भारत की राजधानी दिल्ली से पूरब दिशा में जाने के लिए कोई गाड़ी चलती है तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार झारखंड आता है, उसके बाद बंगाल आता है। बिहार या झारखंड से आगे बढ़ते ही बंगाल इसलिए आ जाता है क्योंकि बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए थे, वरना इसके आगे भारत की सीमा समाप्त हो जाती। इस बंगाल को पश्चिम बंगाल कहते हैं। यहीं कल कल करती कल्लोलिनी गंगा के किनारे बसा एक नगर कलकत्ता। इसी कलकत्ता में 6 जुलाई 1901 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी को बंगाल टाइगर कहा जाता है। वे हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे। उनके पिताजी गंगा प्रसाद मुखर्जी ने तब कलकत्ता, अभी के कोलकाता में एक घर बनवाया था। बाद में आशुतोष मुखर्जी ने एक बड़ा भवन बनवाया। कोलकाता में यह भवन जिस सड़क के किनारे है उसे सर आशुतोष मुखर्जी मार्ग कहा जाता है। इसी भवन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। इनकी मां का नाम योगमाया देवी था। आशुतोष मुखर्जी का परिवार बहुत बड़ा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 4 भाई थे। रामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उमा प्रसाद मुखर्जी और वामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकेले राजनीति में आए। People should know that he was very much influenced by his father, and he was deeply influenced, and he had 4 sons and 2 sons-in-law. All were very capable people, very qualified, but he, Sir Ashutosh, really concentrated on Shama Prasad. He found out something in Shama Prasad which gave him the assurance or promise that he is going to be a public figure. आशुतोष मुखर्जी का जन्म 29 जून 1864 को कलकत्ता में हुआ था। इनकी शिक्षा भी कलकत्ता में ही हुई। विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण हो जाने पर इन्होंने गणित में अनुसंधान करने की तैयारी कर ली थी। गणित और संस्कृत पर उनका समान अधिकार था। बाद में वे कानून की ओर बढ़ गए और 30 वर्ष की अवस्था के पूर्व ही कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। वे 1904 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए। देश के कानूनविद लोगों के बीच आशुतोष मुखर्जी का प्रमुख स्थान था। 1920 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रधान के पद पर भी कुछ समय तक कार्य किया। 2 जनवरी 1924 को वो इस पद से सेवानिवृत्त हो गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय को परीक्षा लेने वाली संस्था से उन्नत कर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था बनाने का मुख्य श्रेय आशुतोष मुखर्जी को जाता है। 1906 से 1914 तक तथा 1921 से 1923 तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। 1889 से 1924 तक वे विश्वविद्यालय के फेलो बने रहे। बांग्ला भाषा को विश्वविद्यालय के स्तर तक सम्मान दिलाने का श्रेय आशुतोष मुखर्जी को ही जाता है।
कवींद्र रवींद्र ने कहा था, शिक्षा के क्षेत्र में देश को स्वतंत्र बनाने में आशुतोष ने वीरता के साथ कठिनाइयों से संघर्ष किया। 1924 ईस्वी में बंगाल टाइगर सर आशुतोष मुखर्जी का निधन हो गया। आज जो बंगाल भारत का एक प्रमुख राज्य है, जिस बंगाल को पश्चिम बंगाल कहते हैं, उसका अस्तित्व या वजूद जो भी कह लें, उसके पीछे अगर कोई खड़ा था तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक जन्मजात चक्रवर्ती श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के एकलव्य प्रतिष्ठ परिवार में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, साहसी, कुशल संगठनकर्ता और बहुयामी व्यक्तित्व के धनी थे। जिस भवन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था, अब यह भवन सर आशुतोष मुखर्जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मारक के रूप में जाना जाता है। आशुतोष मुखर्जी और उनके परिवार का परिचय मकान में लगे सैकड़ों चित्रों के माध्यम से मिल जाता है। इस मकान में परिवार के सभी सदस्यों के बचपन से लेकर अब तक के चित्र संग्रहित हैं। मकान में वो प्रसूति गृह भी है जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड पर 77 नंबर का ये बिल्डिंग। सर आशुतोष मुखर्जी और योग माया देवी के घर में एक बालक ने जन्म लिया। उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मेरे पीछे वो प्रसूति गृह है जहां पर वीर प्रसूता ने इस बालक को जन्म दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बचपन से हट्टे कट्टे थे। इस मकान के बरामदे में एक स्थान है जहां उनकी माताजी उनकी तेल मालिश किया करती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रंग गहरा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पौत्र यानी पोते शुभ प्रसाद मुखर्जी और उनके परिवार से हमारी टीम ने मुलाकात की। अब तक वो मीडिया से एक दूरी बनाकर चलते रहे थे, लेकिन वे हमसे मिलने को तैयार हो गए। उन्होंने बताया कि दिन में कई बार नहाना उनकी आदतों में शुमार था और वो खाते भी कम नहीं थे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके पौत्र यानी पोता श्री सुबो प्रसाद मुखर्जी। यस, आपने उनको देखा है? हाँ जरूर। छोटे रहे होंगे। हाँ, मेरा 5 साल उम्र था जब ही डाइड इन कश्मीर। तो थोड़ा बहुत थोड़ा याद है जैसा हो सकता है। हाँ, वो दिन में 4 दफ़े 5 दफ़े नहाते थे एंड चेंज ऑल हिज क्लोथ्स एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ यार्डलीज लैवेंडर cologne which he used to use. He was very fond of eating. घर के पास ही स्थित भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूशन में उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी। उस समय के मित्रा इंस्टीट्यूशन और आज के मित्रा इंस्टीट्यूशन में काफी अंतर आ गया है। संस्थान को विकसित और बृहद कर लिया गया है। 1917 में जिस कमरे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 10वीं कक्षा की पढ़ाई की थी, वहां अब उनका एक चित्र लगा हुआ है। बचपन से ही वे मेधा के धनी थे। उन्हें पिता आशुतोष मुखर्जी की प्रतिमूर्ति कहा जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उनकी बहुमुखी प्रतिभा भी दिखाई देने लगी। वो स्कूल में भर्ती हुए थे भवानीपुर मित्र इंस्टीट्यूशन। ये भवानीपुर मित्र इंस्टीट्यूशन बहुत पुराने स्कूल है और ये मित्र इंस्टीट्यूशन के उनके जो शिक्षक थे, वो शिक्षक लोग उन्होंने उनके देहांत के बाद कई कुछ ऐसे पुरानी स्मृति के बारे में कुछ लिखे हैं। डॉक्टर मुखर्जी के भतीजे
चित्तोतोष मुखर्जी ने उनके जीवन के कई आयामों पर चर्चा की। खूब काम करना, खूब पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ समय बिताना जैसी कई खास बातें थी उनमें। He had, therefore, he would consult him in the family matters. In fact, the management of family affairs was mostly left to my father, my uncles, and my mother, Srimati Tara Devi. Since my mother was married when Shama Prasad was young and mother was aged nearly about 10 years or so, there was a great friendship between my mother and Dr. Shama Prasad. Shama Prasad's sister's eldest son, Purnendu, who was in the Indian diplomatic service, he has left his memoirs about Ashutosh Mukherjee, in which there is some inkling about Shama Prasad. So, in the family, and also of course, there is also very short sketches maybe by my second brother, Dr. Shivatosh Mukherjee. So, all three are dead now. सर आशुतोष मुखर्जी का एक घर बिहार के मधुपुर में भी था। उन्होंने यहाँ एक बड़ा सा घर बनवाया था। परिवार के सभी लोग छुट्टियों में मधुपुर आकर रहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मधुपुर आकर अपने भाइयों और चचेरे भाइयों के साथ समय बिताया करते थे। सबके साथ साइकिलिंग किया करते थे। मधुपुर का मकान काफी बड़ा था। Even playing cricket with the young ones, riding a cycle, there are photographs. Also, playing cards, both with friends of those days. And also, he would also play cards with us. So, he was entirely in a mood of relaxation at that time, and he immensely enjoyed Madhupur, where his father, Ashutosh, had built a large house. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में उनके भतीजे ने कई रोचक बातें बताईं। With a garden stretching several acres. So he would like to sit there, enjoy an oil or massage, then having a food, a simple fare we had in Madhu, fresh ones, vegetables, the other items, and therefore, he would, and also, have an oil massage done to him. All these things, and therefore, in Madhupur, I liked like anything else. No other place was dearer to him. आर्थर कॉनन डॉयल की कई चिट्ठियां भी मिली हैं। उनके साथ इनका पत्राचार चलता रहता था। When he was relaxed mood, he would tell stories, including the planchet he used to hold while in England when he was reading for the bar. The experiences he had. He even talked about a letter which he received from Sir Arthur Conan Doyle, the great English author, asking him not to engage in these kind of planchet sittings. उनके कमरे में कई तरह के बिस्किट्स भी होते थे और खाने की अन्य सामग्रियां भी रखी रहती थीं। इन लोगों ने बताया कि जब वो छोटे थे तो अक्सर श्यामा प्रसाद के कमरे में से कुछ न कुछ खाने को जरूर मिल जाता था। मैंने पूछा कि कभी ऐसा मौका भी आया कि छोटा बच्चा शुभो यानी आप कमरे में घुसकर कुछ ले भागे हों और पीछे से दादाजी ने ठहाका लगाया हो। उनका बेडरूम में ऑलवेज स्नैक्स रहता था इन द फॉर्म ऑफ क्रीम क्रैकर, बिस्किट, गोल्डन पफ बिस्किट, पॉल्सन बटर, सम जैम, मार्मलेड, ये सब कभी कभी मैं भी खाया हूँ बचपन में। इतना याद है मेरा। कभी डांट पड़ी कि नहीं, अरे कौन भागा लेकर इधर से? नहीं, वो वहाँ जाने से मिलता था। हाँ, ऑल्सो वेरियस काइंड ऑफ chocolates, not chocolates, lozenges, things like that.
आमतौर पर बंगाल के लोगों के मुख्य भोजन में मछली शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मछली काफी पसंद थी, लेकिन उनकी पसंद भी सामान्य लोगों से थोड़ा हटकर थी। उन्हें तोपसे मछली खाना पसंद था। But my grandfather's favorite fish was topshe fish. Topshe is a small fish which is fried in batter, and that was my grandfather's favorite fish. He could eat, 7-8 of them at a time. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक किया और प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1919 में उन्होंने आईए में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाया। इसके बाद 1921 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही अंग्रेजी में स्नातक यानी बीए किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में बांग्ला में एमए करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना नामांकन कराया और 2 वर्ष बाद परीक्षा का परिणाम आया। प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान। Message for young people who want to take up politics today. First, one must have a very sound academic background, a very sound academic career, and to have a clear understanding of the problems of the country and its people are facing, and what new directions the country can go in order to be a true leader of the people. And that is where Dr. Shama Prasad Mukherjee's life is relevant. इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की। लॉ की डिग्री लेने के बाद वो विदेश चले गए और बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। लेकिन कानून की राह पर वे ज्यादा कुछ न कर सके, क्योंकि उन्हें तो कहीं और जाना था। कलकत्ता में वे बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन हर हाल में, हर पल उनके मस्तिष्क में एक चिंतन और केवल एक ही चिंतन चलता रहता था। भारत, भारत की उन्नति, भारत की प्रगति। I know that after he died, he had asset worth 25,000 in the form of a life insurance policy, and he had an overdraft of 25,000 with the United Bank. And my father repaid the overdraft, and the insurance policy he got it transferred in favor of my aunt, who was suffering from TB at the time. So that's about it. Besides that, my grandfather had no assets except a share in the family house and a few clothes. That's all he had. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।